नमस्कार साथियों, मैं विवेक दरेला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मेरे निःशुल्क मार्गदर्शन में मैंने प्रयास यही रहा कि बाल विकास में जो आपकी संभावित मदद है मैं वो मार्गदर्शन देके कर सकूं। आज का जो ये वीडियो है, जो सुबह प्रथम पाली में 6 to 8 कक्षा अध्यापन के लिए जो सीटीईटी का द्वितीय स्तर की परीक्षा है, उसके बाल विकास के 30 प्रश्नों के उत्तर के साथ इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? तो मेरा एक शॉर्ट आपने ध्यान से अगर देखा हो तो उसमें साफ-साफ कहा है, समावेशी कक्षा बच्चे के अनुसार व्यवस्था को बच्चा जो के अनुसार व्यवस्था डलती है, ना कि बच्चा व्यवस्था में ढलेगा। तो जब बच्चे के अनुसार व्यवस्था डलेगी, तो फिर वो अधिगम लक्ष्य भी ढलेंगे, रणनीतियाँ भी ढलेंगी, सहायता के प्रावधान और मूल्यांकन भी। तो ऑप्शन हमारा वो सही होगा जिसमें चारों विकल्प हों, यानी ए, बी, सी, डी उत्तर संख्या 3 पहले का तीसरा सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती? तो संवेदी बाध्यता जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखती है। 5 हमारी संवेदी जो है अंग है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इनसे संबंध रखती है। तो इनसे संबंध न रखने वाला क्या है? वो है डिस्ग्राफिया, जो कि तंत्रिका संबंधी विकार है, अधिगम अक्षमता में आता है। ठीक है, तो 2 का जो उत्तर है वो 2 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 का उत्तर हमारा है 1, बाकी 3 जो है संवेदी विकार है। तो दूसरे का पहला हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो हमें याद रखना है कि किसी स्कीमा के बदल को पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तर क्या हो गया? तीसरे का तीसरा सही। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश कर रही है? तो याद रखिए, उत्तर सीधे-सीधे होगा स्व-मूल्यांकन और पीयर इवैल्यूएशन। सहकर्मी मूल्यांकन मतलब पीयर इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की 360 डिग्री की बात करती है, जिसमें सेल्फ मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत और पीयर 360 डिग्री के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर चौथे का दूसरा सही होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। नई जानकारी सीखते समय यह बच्चों को सुरक्षित करना कि विषय वस्तु को वो समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इसमें रणनीति जो सबसे ज्यादा सहायक है वो प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण उनसे बच्चों से पूछना कि वो कितना समझ पाए, और दूसरी जो उसकी थोड़ी सहायक है वो जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, जिसमें ए और बी दिया है। पांचवे का हो गया चौथा। छठवें पे आ जाते हैं। छठवां प्रश्न जो है, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण क्या कह रहा है? बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, अभिकथन भी और उसका कारण जो दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर हमारा छठवें का हो जाएगा चौथा सही। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, असर्टेशन सातवां, कि कहानियों किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर साहसी दिखाया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील। तो देखो, अभिकथन अपनी जगह ठीक बात कर रहा है। कारण क्या कह रहा है? स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका की पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। तो देखिए, स्कूल और पाठचर्या में ये बात बिल्कुल सही है कि वो सामाजिकरण के द्वितीयक माध्यम है और परिवार प्रथम माध्यम है। लेकिन यहाँ पर ये इसका कारण कहाँ से आया? नहीं है। तो अभिकथन क्या हो गया? ए आर दोनों अपनी जगह सही है, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न हमारा, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। तो आठवें का दूसरा सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नवा प्रश्न कहता है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, पठन वैकल्प का मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखिए, ये है डिसलेक्सिया, जिसे हम पठन विकार भी कहते हैं। अब अभिकथन तो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ भी वही बात है कि दोनों अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, पर ये इसका कारण नहीं है ए का। तो उत्तर यहाँ पर पहला सही होगा 9वें का। ठीक। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। भैया, प्रासंगिक जानकारी तो उपयोगी होती है, अनदेखा क्यों करोगे? तो उत्तर इसका कौन सा सही हो गया हमारा? दूसरा। किस प्रश्न का? 10वें प्रश्न का। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रश्नों का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग किसी और वीडियो में, जब आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहेंगे तो यही फिर निःशुल्क मार्गदर्शन ही रहेगा। मेरा प्रयास बस यही है कि जितनी आप सबकी सहायता हो जाए। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है ये मेरी, उससे अधिक दे जाऊं। तो अभिकथन क्या कहता है? मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र ना बोलिए,
छात्र जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं बोलना चाहिए था यहाँ पर। कारण विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल हमारी भाषा से हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्लियर होता है। आप या तुम, इसी में वो काफी बड़ा दृष्टिकोण क्लियर हो जाता है। तो उत्तर इसका कौन सा सही होगा 11वें का? चौथा हमारा आंसर सही होगा कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिकता तर्क शक्ति किसके इर्द-गिर्द घूमती है? तो मैंने बताया था छोटे बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, वो तो सीधे-सीधे बाह्य दबाव, प्रेशर के आधार पर या अपने स्वलाभ के आधार पर उन्हें जो चीज अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी हो। ठीक, यही बात तो मैंने बताई थी। तो उन्हें जो चीज अच्छी लगती है या वो दंड से डरते हैं तो ये उनका आत्म केंद्रित दृष्टिकोण होता है। तो इसको इगोसेंट्रिज्म एथिक्स बोला जाता है, यानी अहंकार की नैतिकता। उत्तर 12वें का 4 सही होगा। 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। ये गलत बात कह रहे हैं और यही नहीं है। उत्तर हमारा 13वें का दूसरा सही है। सामाजिक संपर्क से तो सीखना बढ़ता है, घटता थोड़ी ना है। तो 13वें का हमारा हो गया दूसरा सही। अब आ जाते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? अभिकथन पे आ जाता है। माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या बता रहा है? अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। दोनों ही अपनी जगह सही है, अभिकथन भी, कारण भी और व्याख्या भी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या सही होगा? चौथे का चौथा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार क्या होता है संरचनावाद? जिसमें बच्चे को माना जाता है स्वयं ज्ञान का निर्माता, सक्रिय ज्ञान का निर्माता। ठीक है, तो बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तभी तो वो कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान के स्वयं निर्माता है, सक्रिय रूप से सीखे। तो उत्तर इसका कौन सा सही होगा? चौथा 15वें का। 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? तो हमारी सबसे जो प्रभावी रणनीति है वो है ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम्स, यानी कि स्वाभाविक और कलन विधि। इंग्लिश ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। उत्तर संख्या 4 सही है 16वें का। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वां हमारा प्रश्न फिर आ जाता है ये अभिकथन पर। अभिकथन क्या कहता है? विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार होता है। बिल्कुल एकदम सही बात। कारण विविध परिस्थितियों में संवाद संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से क्षमता में बाधा डालता है। अरे बाधा नहीं डालता है, बल्कि यहाँ पर तो उसको फायदा मिलता है। तो अभिकथन ए जो हमारा है 17वें का, वो क्या कह रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है। उत्तर इसका कौन सा सही हो गया? दूसरा। 17वें का दूसरा सही है। अब आ जाते हैं 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न क्या है? किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है। तो ध्यान कीजिए, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है कि बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच की अवस्था को पवर्टी एज कहते हैं। ठीक, अब पवर्टी एज जो है उसकी इंग्लिश क्या वो इंग्लिश तो दी है पवंस, यहाँ पर दी हुई है। तो आंसर हो गया हमारा तीसरा यौवन। 18वां इसको पवर्टी से पहचानेंगे। 18वें का तीसरा सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, डर, अस्वीकृति, सुरक्षा। तो अपनापन, और जहां सुरक्षा होगी वहां बच्चा अच्छे से सीखेगा। उत्तर संख्या यहाँ पर हो गई चौथी, जिसमें ए और बी दोनों दिए हुए। 19वें का चौथा सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग-अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखकर अगले स्तर पर पहुंचने की मदद करनी है और उसके लिए उसे उचित सहायता प्रदान करनी है। यानी यहाँ पर वो क्या कर रही है? जेडपीडी का जो डेवलपमेंट करने के लिए एमकेओ का रोल प्ले करेगी और स्कैफोल्डिंग देगी उसको। तो उत्तर संख्या हमारी 2 सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वें का दूसरा, अब 21वें प्रश्न पे आ गए हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? तो देखिए विभेदित निर्देश अच्छी चीज है, जो बच्चे की रुचि आवश्यकता के अनुसार हम देते हैं। विभेदित का मतलब है सभी बच्चों को एक जैसे निर्देश ना दो, जैसी उसकी रुचि और आवश्यकता वैसे निर्देश दो। मानकीकृत पाठचर्या गलत है क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होती है। व्यक्तिगत शिक्षक योजनाएं, ये अच्छी बात है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। तो ए और सी हमारा सही है। कहाँ मिल रहा है? तो वो उत्तर 21वें के दूसरे में मिल रहा है। तो 21वें का दूसरा सही है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो। 22वां जो है प्रश्न हमारा क्या कहता है? पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, घूमना फिरना, जो शब्द टहलते हैं, ठीक है, तारे जमीन पर
अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसी पहचान के लक्षण हैं। तो सीधा-सीधा इसका उत्तर 22वें का क्या हो जाएगा? चौथा, पठन वैकल्यता जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्लेक्सिया। हिंदी से थोड़ा इंग्लिश पढ़ना सरल होता है सीटेट में, ठीक? कंप्यूटराइज़ हिंदी देते हैं जो बहुत टफ हो जाती है कभी-कभी। अभिकथन शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। तो ये तो गलत बात है। हम लोग तो कहते हैं पीयर जो है टीचिंग हो, पीयर के साथ काम करने को प्रोजेक्ट दें, तो ये अभिकथन तो पूरी तरह गलत है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी गलत है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 23वें का? 23वें का तीसरा, ए और आर दोनों गलत है। आंसर 3। 23वें का तीसरा सही है। 24वें पे आ जाते हैं। विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो उत्तर तीसरा सही है किसका? 24वें का। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं। अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है, यानी वंशानुक्रम, वातावरण दोनों की रोल की बात कर रहा है। कारण क्या कह रहा है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। यही तो ठीक बात है, किसी एक का नहीं, दोनों का। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या सही होगा 25वें का? चौथा, ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? जब हमसे वो ये बात कहता है तो हमें ध्यान रखना है, तो हमें प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना चाहिए। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 26वें का? हमारा 26 का उत्तर हो जाएगा दूसरा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो थ्री इडियट में कहा है ना, काबिल बनो, सफलता आपके पीछे भागेगी, उस आधार पर, ठीक है? तो 26वें का दूसरा सही। 27वें पे आ जाते हैं। 27वां प्रश्न हमारा कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? ठीक, तो हम ध्यान रखेंगे जो तीसरा है वो सही है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, गलत। परिवार है। और यहाँ पर कह रहा है माता पिता अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का, तो ये भी गलत बात कह रहा है। और कोई बड़ा प्रभाव नहीं, ये भी गलत है। उत्तर संख्या कौन सी सही है 27 की? तीसरी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 28वां प्रश्न से क्या कहता है? सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां कैसी हों? परस्पर संवादात्मक और सहयोगी हों। तो उत्तर कौन सा सही होगा? 28वें का चौथा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 29वां प्रश्न हमारा सेकंड लास्ट क्या कहता है? लेव विगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और इसके लिए समस्या को हल करने का फिर से मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक की अवधारणा किसका अभ्यास कर रहा है? तो देखिए, फिर से हल करने का प्रयास का मौका दिया उसने, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंट्स एंड क्यू देता है शिक्षक और इसलिए वो स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। तो उत्तर हमारा तीसरा सही होगा 29 का, स्कैफोल्डिंग, आलंबन। अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 30वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न और सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, किस अवस्था में है? तो मैंने बताया था निगमनात्मक सोच जो है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था की विशेषता है। ये उच्च स्तरीय कक्षाओं में जो है बच्चों को निगमन विधि से पढ़ाया जाता है, ठीक है? सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले सिद्धांत बताना और फिर उसके उदाहरण करवाना, ठीक है? तो ये उत्तर इसका 30वें का क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसमें की निगमन सोच जो है बच्चे की विकसित होती है। पियाजे ने भी यही चीज बताई। उत्तर 30वें का तीसरा सही है। चलिए, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, आपके निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए। मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित रहूंगा।